प्यारे बच्चों, जो बोर्ड का नया फॉर्मेट आया है उसके अकॉर्डिंग कैसे प्रिपरेशन करी जाए, जो आपका टर्म 1 आने वाला है, सेमेस्टर 1 आने वाला है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें, सब्जेक्टिव करें ना करें, डेरिवेशन करें ना करें, थ्योरी कहाँ से पढ़ें, और कंटेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंटेंट कहाँ हो, एजर्सन रीजन कैसे तैयार करें, ये सारी बात बच्चों आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। कैसे आप अपने इन 3-4 महीनों को प्लान करें बिना डर के साथ, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं रेगुलर स्टडी के साथ, तो उसको समझिए ध्यान से, ठीक है। देखो बच्चों, सीबीएसई क्लास 12 का जो नया पैटर्न है, उम्मीद करता हूं सब बच्चों को पता है, ठीक है। और नहीं पता तो इधर उधर वीडियो होगी यहाँ पे कहीं, वो देख सकते हो आप। टर्म 1 का जो एग्जाम है फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों, उसका स्टडी प्लान आज हम करेंगे। अगर उस एग्जाम की बात करें तो नवंबर और दिसंबर के बीच में होने वाला है ये एग्जाम, ठीक है। टाइम आपके पास अभी जुलाई है, लगभग 15 तारीख के आसपास है आज। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा। कब होगा नहीं पता, 4 से 8 हफ्तों का टाइम स्पेन है जिसके दौरान ये एग्जाम होगा। तो इन हमारे पास जो स्पेशल टाइम बचा वो ये 3 महीने है बच्चों। ये 3 महीने का टाइम है हमारे पास, जिसको हम प्योर एकदम कह रहे हैं कि ये प्रिपरेशन के लिए है ना। अच्छा, एग्जाम फॉर्मेट की बात करें तो जो एग्जाम फॉर्मेट है वो है बच्चों एमसीक्यू, है ना। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये केस स्टडी एमसीक्यू है, मतलब आपको एक पैरा दे रखा होगा उसमें से आंसर देना है, जैसे पिछले साल भी ये बोर्ड में इंट्रोड्यूस हो गया था। और एजर्सन रीजन, ठीक है, ये भी एजर्सन रीजन एक कंसेप्ट होता है, उसका कारण बताया जाता है। तो ये 3 फॉर्मेट है, 90 मिनट्स का एग्जाम होगा। अब क्वेश्चन है कि पहले हम अभी से पूरे सिलेबस की तैयारी करनी शुरू करें या सेमेस्टर 1। तो सबसे पहला, अगर ऐसा सवाल आपका है कोई, तो भाई सबसे पहले आप सेमेस्टर 1 की तैयारी करें। भूल जाओ कि सेमेस्टर 2 होगा अभी, ठीक है, होगा, लेकिन अभी आपका टारगेट केवल सेमेस्टर 1 पे होना चाहिए। क्योंकि इसके बहुत सारे कारण भी है, ये नहीं कि सर 2-3 महीने बाद में मार्च अप्रैल में सर क्या सिलेबस पूरा पूरा कर पाएंगे। तो बच्चों जो अगला बुक है ना, सेकंड बुक है, उसके चैप्टर बहुत छोटे होते हैं, तो वो जल्दी आप कर जाओगे, ठीक है। तो पहले आपको इस पार्ट को तैयार करना है। अब देखिए, अब यहां पे 2-3 बातें होती हैं बच्चों। अगर हम सिलेबस की बात करें, भाई सिलेबस कितना होगा इसका, तो जो सिलेबस है वो लगभग 50% होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन। अब अभी डिसाइड नहीं हुआ कि कौन से चैप्टर कैसे हैं, क्या वेटेज है, लेकिन जब तक वो आएगा आप वेट नहीं कर सकते। तो 50% में ये मान के चलो कि आप मैक्सिमम पार्ट पहली बुक से होगा एनसीईआरटी का, और पहले 3-4 चैप्टर तो जरूरी होंगे उसमें। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी चाहिए वो डिलीटेड सिलेबस और पार्ट 1 के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए अभी, जब तक सिलेबस ना आए, ठीक है। और बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस होने नहीं वाला, पहले बुक से ही मैक्सिमम होना चाहिए, जैसा मेरा अंदाजा है। अब देखो, शुरुआत के चैप्टर तो होंगे ही होंगे उसमें। कंटेंट, अब कितना कंटेंट आपको तैयार करना चाहिए बच्चों, देखो पढ़े क्या, ठीक है। तो पढ़ने की बात है बच्चों, तो एनसीईआरटी प्लस टीचर के जो क्लास के नोट्स होंगे, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, स्कूल में, ट्यूशन में, जो भी आपका कोचिंग है, उसके टीचर्स के प्रॉपर नोट्स जो आप क्लास में बना रहे हो वो प्लस एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर डेरिवेशन क्यों पढ़े हम। आपको डेरिवेशन रटना नहीं है कि आप एग्जाम में लिख के आना है, लेकिन जब तक आप डेरिवेशन नहीं पढ़ोगे, एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ोगे किसी भी कंसेप्ट का, आपकी बातें अधूरी रहेंगी। आप अगर एवरेज पास करना चाहते हैं 60-70%, तो शायद डेरिवेशन छोड़ के आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं 100% वाले या 95 से अबव स्कोर करना चाहते हो, तो भाई आपके लिए हर चीज एनसीईआरटी की, हर बात आपको समझनी पड़ेगी, डेरिवेशन पढ़ने पड़ेंगे, सोल्ड एग्जांपल करने पड़ेंगे। क्योंकि जो एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जांपल है वो केवल न्यूमेरिकल नहीं है, वो आपको कुछ थ्योरी का कंप्लीशन करते हैं, कुछ कंसेप्ट का। जैसे आपको कोई कंसेप्ट पढ़ा दिया, न्यूमेरिकल करने के बाद हमें उसको कंप्लीट होता है वो कंसेप्ट पूरा। तो इसलिए ऐसी गलती ना करें कि आप सॉल्ड एग्जाम्पल ना करें, तो सॉल्ड एग्जाम्पल जरूरी। और शुरुआत के जो बेसिक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी के, उनको भी करें। अब यहाँ एक बात बताता हूं, अभी आजकल नीट में ऑब्जेक्टिव पैटर्न चला हुआ है बच्चों, और जेई मेन में भी। तो वहां जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वो एनसीईआरटी बेस्ड, अगर आप बहुत सारी किताबें देखो, एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, बहुत सारी किताबें, उन्होंने क्या किया है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। समझ रहे हो। तो अगर आप एक सीधा सीधा सोचें कि अगर मान लो बोर्ड अगर सीधा सीधा पेपर बनाने लगे, तो एनसीईआरटी के छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको ऑब्जेक्टिव बना सकता है। तो इसका मतलब अगर आप स्किप करते हो सब्जेक्टिव एक्सरसाइज, तो ये भी एक गलती है। सब्जेक्टिव एक्सरसाइज में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, हाँ आप एडिशनल मत करो, एडिशनल एक्सरसाइज नहीं करनी, लेकिन जो सिंपल एक्सरसाइज है, जो 10-12 क्वेश्चन होते हैं वो करने हैं। उससे आपका दिमाग खुलेगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, और हो सकता है वही क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बन के आ जाए। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के थ्योरेटिकल होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-3, 4-4 पार्ट दे रखे हैं, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाओ, मैग्नेटिज्म में जाओ, ईएम वेव में जाओ। तो वो क्वेश्चन आप सोचो एक्सरसाइज क्यों करिए, तो सब्जेक्टिव में तो सीधा ऑब्जेक्टिव करता हूं। अरे भाई कंटेंट तो आपका एनसीईआरटी से ही आएगा ना, तो आपको वो कंटेंट तैयार करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे, और डेरिवेशन को एक बार बहुत अच्छे से जरूर पढ़ेंगे जब टीचर पढ़ा रहा है। ये नहीं कि डेरिवेशन है स्किप कर जाते हैं, सर डेरिवेशन तो आते ही नहीं है, ऐसी गलती नहीं करनी आपको। हाँ, डेरिवेशन को ऐसे तैयार नहीं करना कि बोर्ड में लिख के आना है, तो आएगा ही नहीं जब एनसीईआरटी में, जब बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं।
दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसी गलती कर रहे हैं कि भाई केवल फॉर्मूले रटने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप एक बात देखो, बोर्ड ऐसे थोड़ी पेपर बना रहे हैं भाई, वो भी लोग हमसे तो ज्यादा ही समझदार होंगे ना, वो भी आपके अंदर के स्किल को देखना चाहते हैं। आप तुक्का मारी चल रहा है कि भाई तुक्के मार के ऑब्जेक्टिव कर रहे हो आप। यहाँ देखो ये जो पार्ट है बच्चों, जो स्टडी केस स्टडी वाला पार्ट है, केस स्टडी क्या है, कंसेप्ट आपको दिया जाएगा, उससे क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। आप पूरे 4 महीने तक प्रैक्टिस करते रहे फॉर्मूला क्वेश्चन फॉर्मूला क्वेश्चन, तो फंस जाओगे। केस स्टडी का मतलब है कि इस बच्चे को आदत है किसी थ्योरी को पढ़ने की, कंसेप्ट को पढ़ने की, जिससे वो क्वेश्चन निकाल सकता है। इसलिए केस स्टडी आपकी उस हैबिट को बताएगा एग्जाम वाले दिन कि आपने एनसीईआरटी जैसी टेक्स्ट बुक को कितने अच्छे से पढ़ा था। अगर आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत नहीं है तो आप केस स्टडी में लगभग 50 से 60% ही आप सोर्स क्वेश्चन कर पाओगे। अगले एक दो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, जहां वो कुछ एक ऐसे बच्चे की शार्पनेस को चेक करना चाहता है कि उसने एनसीईआरटी पढ़ी थी टेक्स्ट बुक नहीं या नहीं पढ़ी थी। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी थ्रू आउट पढ़नी है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, सारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव हैं, एंट्रेंस, जेई मेन, एनडीए, नीट, ये सारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव हैं। तो क्या बच्चे ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट नहीं पढ़ते? क्या टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते? इवन आप कोई भी बुक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब सब्जेक्ट में बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं। आईएएस के एग्जाम में भी एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हैं। तो कारण है कि आपको जब तक पढ़ने की आदत नहीं होगी, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, तो टेक्स्ट बुक बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो एनसीईआरटी प्लस क्लास टीचर नोट्स 100% कंप्लीट करने। कंटेंट में 200 से 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पर टॉपिक करने हैं। एनसीईआरटी बेस प्लस इजी लेवल। अब उसमें क्वेश्चन कैसे हो, तो एनसीईआरटी बेस होने चाहिए और थोड़े से मतलब इजी लेवल, जैसे नीट के लेवल के, ठीक है, जेई के लेवल के। नीट में जो हल्के क्वेश्चन होते हैं वो। अच्छा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस एक मटेरियल होना चाहिए आपके पास। मटेरियल मतलब बोले तो भाई ये क्वेश्चन कहां से लाओगे आप, तो अभी तो गवर्नमेंट ने भी आपको क्वेश्चन बैंक नहीं दिया, तो वो मैंने मटेरियल लिख दिया कि आपके पास कलेक्शन कहाँ है। और 2-3 दिन के अंदर अंदर बच्चों मैं अपने टेलीग्राम पे भी ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट इन चैप्टर्स के बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड अपलोड करने जा रहा हूं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको फ्री मिल जाएगा। इसके बाद अब जो ये 3-4 महीने हैं बोर्ड तक, इसमें आपको काम क्या क्या होंगे, तो एक तो भाई आपको चैप्टर कंप्लीट करने हैं, है ना। अगर मैं कहूं कि केवल कंसेप्ट मान लो आपको करने हैं, साथ में प्रैक्टिस करनी है जो मैंने क्वेश्चन बताया एनसीईआरटी के साथ, 200 से 300 ऑब्जेक्टिव, है ना। 40-50 ऑब्जेक्टिव से कुछ नहीं होता बच्चों, 300 ऑब्जेक्टिव। रिवीजन करना है आपको, रिवीजन रिवीजन बहुत जरूरी है बच्चों। जब तक 4-5 बार आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपका कंटेंट नहीं तैयार होता, ठीक है। आपके अब यहाँ पे एक और बात है कि अगर मान लो कुछ हालात बिगड़ते हैं तो स्कूल के जो इंटरनल असेसमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस दौरान आपके स्कूल टेस्ट भी होंगे, आपके असाइनमेंट भी होंगे जो आपको सबमिट करने होंगे स्कूल में, प्रैक्टिकल प्लस प्रोजेक्ट भी होंगे। तो ये सारा काम आपको करना है इन 3-4 महीनों में। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 100 डेज लगाए, 3 महीने मैंने एकदम अलग कर लिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। ये 3 महीने मैंने बिल्कुल सेपरेट कर लिए। तो अगर मैं 1-2 घंटे पर डे पढ़ूं, ठीक है, एक सब्जेक्ट को, तो बच्चों 200 आवर्स होते हैं, 200 आवर्स, है ना। दो अगर 200 घंटे आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए बन रहे हैं, तो अब उसमें मैं फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में बताता हूं भाई। 200 आवर्स हैं और ये चैप्टर है आपके। अब देखो ये 3 चैप्टर मैंने अलग कलर से दिखे हैं। मैक्सिमम बच्चों ने जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों ने ये 3 चैप्टर तो कर लिए होंगे, या इसमें होंगे, या यहां तक हो गए होंगे, या 2 तो कर ही लिए होंगे, है ना। ऐसा बहुत रेयर केस होगा जिसने नहीं किया, तो मान लो नहीं भी किया कोई बात नहीं। उसके बाद 3 चैप्टर बच्चों, अगले ये 3 चैप्टर के बाद फिर ये 5 चैप्टर है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और ये होता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी, ईएमडब्ल्यू, ईएमबी बोलते हैं बच्चों इसको। ये 5 चैप्टर है, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर आप 300 क्वेश्चन एक चैप्टर से बना रहे हो, 300 इससे, 300 इससे, तो ये कितने हो गए बच्चों, 2400 क्वेश्चन, ठीक है। और 300 क्वेश्चन, देखो वैसे तो 1 मिनट का एक क्वेश्चन होता है, लेकिन जब आप पहली बार करते हो तो आपको बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो यहां तो लगभग आपको लग रहा है कि 5 आवर्स में हो जाएंगे, नहीं होंगे ये आपके 10 से 12 घंटे कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो 10 से 12 घंटे अगर आप एक चैप्टर को दे रहे हैं, तो कितने चैप्टर हैं ये, 8 चैप्टर है, तो कितने हो गए बच्चों, 96 आवर्स, यानी कि 100 आवर्स के आसपास। तो 100 आवर्स तो हुए आपके ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के, ठीक है। तो बाकी 100 आवर्स, तो अगर आप 8 आवर्स पर सब्जेक्ट को स्टडी करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, ठीक है, 10 घंटे एक सब्जेक्ट को स्टडी करते हो, तो 80 आवर्स आपके लगभग क्या हो गए बच्चों, स्टडी के, कंसेप्ट क्लियर करने के, ठीक है। और 20 आवर्स आपके हो गए रिवीजन के, 20 आवर्स आपके रिवीजन के। क्योंकि देखो एक रिवीजन तो आप बोर्ड के टाइम करोगे, जब बोर्ड का भी 4 से 8 हफ्ते तक एग्जाम चलेगा, तो 1-2 दिन की छुट्टी आपको मिलेगी जरूर, तो उसमें तैयारी भी, उसमें रिवीजन ही कर पाता है बच्चा। तो यहाँ जो 20 आवर्स है, इनको आपको प्लान करना है रिवीजन के लिए, और कम से कम एक चैप्टर को 2 से 3 बार रिवाइज करो, ठीक है। और स्कूल का जो भी टास्क है बच्चों, उसको सिंसियरली लेना है, मतलब उसको हंसी मजाक में नहीं उड़ाना।
तो ये बात हुई पूरी प्लानिंग की। और एनसीईआरटी, आपकी गीता कुरान बच्चों, एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना है। ये हमारी गीता कुरान मान के इसको ऐसे कि भाई इसको सबसे पहले फोकस करो। और यहां कोई चालाकी नहीं कि डेरिवेशन नहीं पढ़ना, ये डेरिवेशन प्रूफ नहीं पढ़ना, स्टेटमेंट नहीं पढ़ना। अगर आपने किसी भी कंसेप्ट पे आपने कमी की तो बात अधूरी रह जाएगी। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आपने डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ लिया है ना, टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये कब फॉर्मूला अप्लाई करना है डाइपोल पे टॉर्क का, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाना है या नॉन यूनिफॉर्म में। वो कब आएगा? जब आपने पूरा डेरिवेशन देखा हो, समझाओ, कंटेंट समझाओ। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करिए, लेकिन कम सब्जेक्टिव कंसेप्ट पढ़िए। कंसेप्ट पूरा ओवरऑल पढ़ना है आपको। एग्जाम में ये मान के चलना है डेरिवेशन नहीं आएगा, फॉर्मूलाज आएंगे तो उनको रिवाइज करो, उनके लिमिटेशन कंसेप्ट की वो रिवाइज करो और बेस्ट तरीके से पढ़िए। यहाँ एक बच्चों, मेरे कुछ स्टूडेंट का इंटरव्यू होगा इस वीडियो, जिसमें 100 आउट ऑफ 100 जो बोर्ड में लाया था बच्चा, उसका एक्सपीरियंस शेयर करिए, समझिए, है ना। और बच्चों कोई भी क्वेरी आपकी इसके अलावा भी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।